डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ राम सिंह मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जनरल अकाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया अर्थात साइनोबैक्टीरिया क्या है, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी हम देखेंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण ही इस साइनोबैक्टीरिया को पादप जगत में या सूक्ष्म जीव जगत में एक नई पहचान मिली है। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये कैसे करता है। आणविक नाइट्रोजन के नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया व्यापक रूप में पाई जाती है। आरंभ में ऐसा अनुमान था कि केवल हेटेरोसिस्ट युक्त तंतु स्वरूपों में ही यह क्रिया संपन्न होती है, परंतु अब यह क्रिया अन्य स्वरूपों में भी पाई जा चुकी है, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया निम्न हैं: एनाबीना, सिलेंड्रोस्पर्मम, कैलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक, स्टिगोनिमा आदि। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मोल्बिडेनम की आवश्यकता अपरिहार्य होती है। सेकंड इसका इम्पोर्टेंस है भूमि उद्धार, सॉइल रिक्लेमेशन। लवणीय व क्षारीय मिट्टी युक्त भूमि में साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं का संरोपण करके इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये भूमि में नाइट्रोजन उर्वरता बढ़ाते हैं तथा इनके डेथ एंड डेके के बाद या मरणोपरांत शरीर के गलन के समय उत्पन्न अम्लीय पदार्थ धीरे धीरे भूमि की लवणता व क्षारीयता को कम करके उसे फसल के योग्य बना देते हैं। थर्ड इसका इम्पोर्टेंस है सॉइल इरोजन या भूमि अपरदन। इन साइनोबैक्टीरिया की श्लेष्मीय सतह के कारण भूमि के सूखने तथा दरारें पड़ने की क्रिया को रोकने में मदद मिलती है। इसलिए जल तथा वायु से भूमि कटाव कम हो जाता है। अपरदित भूमि पर सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, अतः वे भूमि को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक हैं। फोर्थ है उपनिवेशन या कॉलोनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपनिवेशन क्या है। जब कोई वीरान पड़ी भूमि है या नग्न चट्टान है, उस पर कोई नया प्लांट स्थापित हो तो उसको हम कहते हैं उपनिवेशन या कॉलोनाइजेशन। नग्न चट्टान, अपरदित भूमि व लवणीय दलदली भूमि जैसे स्थानों पर प्रथम उपनिवेशन के समय साइनोबैक्टीरिया होते हैं। 1883 में ज्वालामुखी फटने से क्राकोतोवा द्वीप पर जीवन नष्ट हो जाने के बाद एनाबीना, टोलिफोथ्रिक्स, लिंजबिया आदि साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी और इनके डेथ एंड डेके के बाद में जो कार्बनिक पदार्थ वहाँ बने, ऑर्गेनिक मटेरियल बना, उसमें अन्य प्लांटों को स्थापित होने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। तो ये फर्स्ट कॉलोनाइजर के रूप में कार्य
करते हैं। फिफ्थ इम्पोर्टेंस है भोजन। ये भोजन का प्रत्यक्ष स्रोत है क्योंकि ये आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जलीय जंतु इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑसिलेटोरिया लगभग 50 प्रकार की मछलियों का आहार है। अन्य साइनोबैक्टीरिया जो भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लिंजविया, स्पाइरुलिना, एनावीना आदि। प्रतिजैविक के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में लिंजविया का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं और ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। 7th पॉइंट है लार्विसाइडल या लार्वा नाशक। साइनोबैक्टीरिया के सदस्य मच्छरों के लार्वा की वृद्धि को रोकते हैं। दास व गुप्ता के अनुसार तालाबों व चावल के खेतों में इन साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति में लार्वा मर जाते हैं। एनावीना का निचोड़ लार्वाओं के लिए विषाक्त होता है। तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको हम कह सकते हैं, जो कि एंटागोनिस्टिक एजेंसीज के द्वारा मच्छरों का नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे एनवायरनमेंट को भी हानि ना हो, केमिकल भी ना देना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है मच्छरों को नियंत्रित करने का या लार्वा को नष्ट करने का। जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर बड़ा मनुष्य के लिए बहुत बड़ी हानि पहुंचाते हैं। अगर ऐसे मच्छरों के लार्वा को इन साइनोबैक्टीरिया के द्वारा नष्ट किया जा सकता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। 8th है सीवेज या नाली मल के उपचार में। नाली मल के ऑक्सीजनीकरण टैंकों में साइनोबैक्टीरिया वृद्धि करके नाली मल के कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। 9 है जल प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम। जैसा कि हम पिछले जनरल अकाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया में भी डिस्कस कर चुके हैं, पानी की टंकियों, तालाबों, सरोवरों में प्लवक रूप साइनोबैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि के कारण जल के ऊपर एक परत पाई जाती है जो कि जल को एक विशेष रंग प्रदान करती है, जिसे जल प्रस्फुटन या वाटर ब्लूम कहा जाता है। इनकी अत्यधिक वृद्धि के कारण जल दुर्गंध युक्त व पीने के अयोग्य हो जाता है। अनेक जल प्रस्फुटन करने वाले साइनोबैक्टीरिया के कारण गिल्स अवरुद्ध होने से, ऑक्सीजन की कमी हो जाने से अथवा तंत्र आवेश उत्पन्न होने से मछलियों तथा अन्य जलीय जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। जल प्रस्फुटित जल मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होता है। लिंजविया से त्वचा रोग व एनावीना से आमाशय में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला तोता कहते हैं, कि 0.7 से 1.5 किलोग्राम प्रति 10 लाख गैलन के उपयोग से, क्लोरीन से व 2,3 डाइक्लोरोनेप्थाक्विनोन के उपयोग से जल प्रस्फुटन या वाटर ब्लूम्स पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जहाँ वाटर ब्लूम्स हानिकारक है वहाँ इन केमिकल्स का यूज़ करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंतर्गत हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थात लाभदायक और हानिकारक दोनों पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा यहाँ इसके लाभदायक यूज ज़्यादा हैं, हानिकारक सिर्फ एक वाटर ब्लूम ही लगा हमें। तो साइनोबैक्टीरिया हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है साइनोबैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखिए या नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में लिखिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे ठीक से मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे।
अगले टॉपिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।